हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील, संकल्प स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं हिंदी के टॉप 10 क्वेश्चन पर चर्चा करूंगा जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्न में कौन भाववाचक संज्ञा है। निम्न में कौन भाववाचक संज्ञा है? तो इसका सही जवाब है लड़कपन। ठीक है, क्या है? लड़कपन। वैसे भाववाचक संज्ञा जो होती है दो प्रकार की होती है। एक होती है तद्धितांत भाववाचक संज्ञा और एक होती है कृदंत भाववाचक संज्ञा। तद्धितांत भाववाचक संज्ञा जो है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय में कोई ना कोई प्रत्यय जुड़ेगा तो वह बनेगा तद्धितांत भाववाचक संज्ञा। जैसे मैंने लिखा लड़का। क्या लिखा? लड़का में मैंने पन प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना? लड़कपन। ये कौन सा भाववाचक संज्ञा है? तो ये तद्धितांत भाववाचक संज्ञा है। यानी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत दो भेद होते हैं: तद्धितांत भाववाचक संज्ञा, कृदंत भाववाचक संज्ञा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय में कोई प्रत्यय जुड़ेगा तो वह क्या होगा? तद्धितांत भाववाचक संज्ञा होगा। जैसे लड़का धन पन जोड़ेंगे तो लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा है और इसमें पन प्रत्यय जोड़ा तो क्या होगा? लड़कपन। तो ये कौन सा है? तद्धितांत भाववाचक संज्ञा है। लेकिन यदि क्रिया में कोई प्रत्यय जुड़ता है तो वह क्या होगा? कृदंत भाववाचक संज्ञा। ठीक है, इसमें और मैं ऑप्शन पे चेंज कर देख लेता हूँ। ये लड़का जो है ये कौन सा संज्ञा है? यह जातिवाचक संज्ञा है। गंगा कौन सी संज्ञा है? गंगा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मेला क्या है? मेला क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है? तो आपको देखना है, कवि है, देव है, गुरुजन है, पाठक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? गुरुजन। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें जन, गण, वृंद ऐसे शब्द जोड़कर, ऐसे प्रत्यय जोड़कर जो है बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे गुरु में मैंने जन जोड़ दिया तो गुरुजन हो गया। कवि में मैंने वृंद जोड़ दिया तो कवि वृंद हो जाएगा। मतलब कवि का बहुवचन क्या होगा? कवि वृंद। अगर देव में मैंने गण जोड़ दिया तो देवगण बहुवचन हो जाएगा। पाठक में गण मैंने जोड़ दिया तो पाठक गण बहुवचन हो जाएगा। एक जो एग्जाम में बहुत पूछता है उसको आप लोग देख लीजिए। आपका बहुवचन क्या होगा? आप लोग होगा। ठीक है, सुधी का बहुवचन क्या होगा? सुधी जन होगा। ऐसे बहुवचन बनाए जाते हैं कुछ प्रत्यय जोड़कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राम आम खाता है में वाच्य है। थोड़ा सा क्वेश्चन पूरा कर लीजिएगा। राम आम खाता है में वाच्य है। कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, कर्तृवाच्य है। वैसे वाच्य तीन ही होते हैं। यह उभय वाच्य जो है उसी तरह से आपको दिया है फंसाने के लिए। उभय वाच्य नहीं होता है। वाच्य तीन होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। जिसमें कर्ता प्रधान होता है वह कर्तृवाच्य होता है, जिसमें कर्म प्रधान होता है वह कर्मवाच्य होता है, जिसमें भाव प्रधान होता है वह भाववाच्य होता है। थोड़ा सा मैं वाच्य समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राम आम खाता है। क्या खाता है? राम आम खाता है। अब देखिए कैसे यह कर्तृवाच्य, इसका सही जवाब तो है कर्तृवाच्य ही। लेकिन यह कैसे कर्तृवाच्य, कैसे इसमें कर्ता प्रधान है, इसको थोड़ा सा केयर कीजिएगा। यह राम आम खाता है, यहीं पे मैंने लिख दिया कि सीता आम खाती है। एक बात बताइए, यहाँ पे खाता है, यहाँ पे खाती है। राम आम खाता है, सीता आम खाती है। क्रिया जो है किसके अनुसार चेंज हो रही है? कर्ता के अनुसार। कर्ता इसमें क्या है? राम। इसमें कर्ता क्या है? सीता। यहाँ पे कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी क्या है? पुल्लिंग है। यहाँ पे कर्ता
स्त्रीलिंग है, यहाँ पे कर्ता स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे भी क्रिया क्या है, स्त्रीलिंग है। यानी कर्ता के अनुसार क्रिया चेंज होगी तो कर्तृवाच्य होगा। ठीक है, कर्ता के अनुसार क्रिया चेंज होगी तो कर्तृवाच्य होगा। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगर यहीं पे कर्म के अनुसार क्रिया चेंज होती है तो वो क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल बता दूं क्या, हाँ देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने लिखा, इसी पे मैं समझा रहा हूँ, राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, पढ़ी जा रही है। ठीक है, राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। ये देखिए मैं कर्मवाच्य समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिए। इसमें कर्म प्रधान है। अब कैसे प्रधान है, अब ध्यान से समझिएगा। अब यहीं पे मैंने लिख दिया कि सीता द्वारा पुस्तक पढ़ा जा रहा है कि पढ़ी जा रही है, पढ़ा जा रहा है। यानी कि हम राम के यानी कर्ता के जगह पे सीता लगाया, यानी कर्ता के जगह पे मैंने सीता लगाया तो क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो इसका मतलब यह कर्तृवाच्य नहीं है। यह है क्या, यह है कर्मवाच्य। कैसे कर्मवाच्य है, इसमें कर्म क्या है, पुस्तक। जब पुस्तक है तो पुस्तक के जगह पे मैंने लिख दिया, मान लो कि पत्र लिख दिया, क्या लिख दिया, पत्र लिख दिया। तो अब देखो, राम द्वारा पत्र पढ़ा जा रहा है। अब यहाँ पे क्रिया जो है पत्र के अनुसार लगेगा, किसके अनुसार, पत्र के अनुसार। तो यह पत्र क्या है, कर्म के अनुसार क्रिया चेंज हो रही है, यानी कर्म के अनुसार क्रिया चेंज हो रही है। यानी कि पत्र स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी क्या हो रही है, स्त्रीलिंग। पुस्तक पुल्लिंग है तो क्रिया क्या हो रही है, पुल्लिंग प्रयोग हो रहा है। तो यानी कि कर्म के अनुसार क्रिया चेंज होगी तो वह कौन सा वाच्य होगा, कर्मवाच्य। और इसी तरह से भाव के अनुसार कोई जो है क्रिया चेंज होती है तो वह क्या होगा, भाववाच्य। इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा, कर्मवाच्य में इसमें कोई ना कोई कर्म होगा, यानी कि यह क्या होगी, सकर्मक क्रिया होगी, यह क्या होगी, सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, अब इसमें भाववाच्य देख लेते हैं। भाववाच्य में क्या प्रधान होगा, भाव प्रधान होगा। ठीक है, हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, भाववाच्य में जो होता है वह हमेशा भाववाच्य पुल्लिंग में प्रयोग होता है, एक वचन में प्रयोग होता है। इसमें सकर्मक क्रिया नहीं होती, यह हमेशा अकर्मक क्रिया में होता है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, हमसे दौड़ा नहीं जाता, हमसे दौड़ा नहीं जाता। यानी कि यह भाव के आधार पे ये चेंज हो रहा है। यह देखो, यह हमेशा क्या होगा, पुल्लिंग में प्रयोग होगा, जाता है पुल्लिंग में प्रयोग होगा और एक वचन में प्रयोग होगा। ठीक है, और यह हमेशा क्या होगी, अकर्मक क्रिया होगी, तो वह क्या होगा, भाववाच्य होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्न में शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द क्या है, शुद्ध शब्द अहिल्या है, शुश्रूषा है, महात्मा है या सन्यासी है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सही जवाब क्या होगा, ये शुश्रूषा होगा। ठीक है, क्या होगा, शुश्रूषा होगा। अहिल्या जो इसमें है ना वह गलत है, अहिल्या क्या है, गलत है। अहिल्या कैसे लिखते हैं, अहल्या, ये ऐसे अहल्या लिखते हैं। ठीक है, अहल्या। फिर उसके बाद महात्मा लिखा है ना, महात्मा नहीं होता है, इसका शुद्ध शब्द जो होता है वह होता है महात्म्य।
ये होता है महात्मा। ये सन्यासी जो होता है ना, सन्यासी जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है यहाँ पे बिंदी होती है स के ऊपर, फिर आधा न भी होता है, सन्यासी ऐसे लिखा जाता है सन्यासी। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। शुद्ध और अशुद्ध में पूछता है। एक आध दो शब्द और मैं पूछ रहा हूँ, उसके बारे में आप लोग बता दीजिए। जैसे अंत्याक्षरी मैं लिख रहा हूँ, अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी, यह शुद्ध है कि अशुद्ध है? यह शुद्ध है। ठीक है। कवइत्री, अच्छा मैं ये लिखा कवइत्री, यह शुद्ध है कि अशुद्ध है? यहाँ पे त्र है, कवइत्री, तो यह क्या है? यह शुद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में कौन विलोम का जोड़ा सही है? कौन विलोम का जोड़ा सही है? तो उन्मूलन का रोपण होगा। बताइए, मूक का प्रत्यक्ष, स्थावर का अल्पज्ञ, या इनमें से कोई नहीं? इसमें सही जोड़ा चुनना है ना। तो उन्मूलन का क्या होता है? रोपण होता है। उन्मूलन का क्या होता है? रोपण होता है। मूक का विलोम क्या हो जाएगा? मुझे बता दीजिए तो। मूक का हो जाएगा वाचाल, मूक का वाचाल। अच्छा, प्रत्यक्ष का बताइए क्या होगा? प्रत्यक्ष का परोक्ष, प्रत्यक्ष का परोक्ष। और स्थावर का क्या होगा? स्थावर का जंगम, स्थावर का जंगम। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का अल्पज्ञ सर्वज्ञ, अल्पज्ञ सर्वज्ञ। ठीक है। चिरंतन का क्या होगा? मुझे बताइए, थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा मैं पूछ लेता हूँ। चिरंतन का क्या होता है? नश्वर। अच्छा, प्रतिकूल का क्या होगा? प्रतिकूल, प्रतिकूल का अनुकूल होगा। ग्रस्त का क्या होगा? ग्रस्त का विलोम मुक्त हो जाएगा। और कृष का विलोम क्या होगा? कृष का हुष्ट पुष्ट होगा। कृष का विलोम हुष्ट पुष्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा समय दीजिएगा। हाँ चलिए, क्या दिया है? निम्न में कलम का पर्यायवाची शब्द है। कलम का कलम नहीं यार, ये कमल है। ठीक है। निम्न में कमल का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका सही जवाब होगा शतदल। मैं बोल दे रहा हूँ, टाइम ज़्यादा हो जाएगा। कमल का पर्यायवाची शब्द आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, मैं डेली पर्यायवाची पेपर में रखता हूँ, ताकि पर्यायवाची हर एक एग्जाम में पूछता है, और धीरे धीरे करके हम लोग याद कर लेंगे। एक दिन में कोई सोचे कि हम पर्यायवाची याद कर लेना, तो याद नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो कमल का पर्यायवाची होता है शतदल होता है, इंदिवर होता है, नलीन, नलीन मैं लिख देता हूँ, नलीन होता है। ठीक है, सरोज होता है, राजीव बहुत पूछता है, राजीव ये किसका पर्यायवाची है? कमल का है। और एक और याद रखिएगा, सरसिज, सरसिज, सरसिज। ठीक है, तो ये हो गए कमल का पर्यायवाची। और इसमें उरग किसका पर्यायवाची है बता देंगे क्या? उरग होता है सर्प का पर्यायवाची। किसका होता है? सर्प का पर्यायवाची होता है। किसका? सर्प का। सर्प का और पर्यायवाची बता दीजिए, जानते हैं? मैं बता देता हूँ। एक है अही, अही होता है। सरीसृप होता है। क्या होता है? सरीसृप होता है। फिर उसके बाद पवनाश होता है, पवनाश होता है, भुजंग होता है, पन्नग होता है। ठीक है, और इसमें इला दिया है ना, इला किसका पर्यायवाची है? सरस्वती का। किसका? सरस्वती का। सरस्वती का पर्यायवाची और है, भारती हो गया, शारदा हो गया, महाश्वेता हो गया, ब्राह्मी हो गया। ध्यान रखिएगा, ब्राह्मी। ठीक है, और यह अंशु किसका पर्यायवाची है? किरण। किसका? किरण का। किरण का और पर्यायवाची है मरीच हो गया, दीप्ति हो गया, रश्मि हो गया, और एक कर भी याद रखिएगा, कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हाँ,
किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है? अच्छा, रस जानते हैं क्या होता है? चलिए, जब टॉपिक पढ़ाएंगे ना तो बहुत मज़ेदार टॉपिक है रस। ठीक है, तो रस राज किसे कहते हैं जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा टॉपिक में। रसराज किसे कहते हैं? तो रसराज कहते हैं श्रृंगार रस को। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा समझ लीजिए। श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है। श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है। एक संयोग श्रृंगार होता है और एक वियोग श्रृंगार होता है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। श्रृंगार रस में नायक नायिका का वर्णन होता है, यानी कि एक नायक और एक नायिका आपस में मिल रहे हैं, यानी संयोग श्रृंगार, या वह आपस में जैसे तकिया से छीना झपटी कर रहे हैं, या आँखों से नैनों से मिलाप कर रहे हैं, तो वह मिलन का मतलब वो कर रहे हैं, तो वह संयोग श्रृंगार रस है। और वियोग का मतलब कि उन दोनों में खूब गहरा प्यार है और जो है कि वह वियोग में बिलख रहे हैं, तो यह कौन सा श्रृंगार रस है? यह वियोग श्रृंगार रस है। ठीक है, चलिए, ये रसराज किसे कहते हैं? रसराज कहते हैं श्रृंगार रस को। चलिए, रस होते कितने हैं? देखिए, भरत मुनि के अनुसार रस 8 ही हैं, लेकिन आप लोगों को एग्जाम में रस कितना मारना है? 9। यदि भरत मुनि के अनुसार रस पूछता है तब 8 मारिएगा, अन्यथा 9। रस कितने होते हैं? 9। 9 पर मैं चर्चा कर दे रहा हूँ। श्रृंगार रस, इसका अस्थाई भाव होता है रति। हास रस का स्थायी भाव हास। करुण रस का स्थायी भाव शोक। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। भयानक रस का अस्थायी भाव भय। विभत्स रस का अस्थायी भाव जुगुप्सा। अद्भुत रस का अस्थायी भाव विस्मय। शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, 9वां रस किसे कहते हैं? शांत रस को, क्योंकि भरत मुनि जो हैं यह शांत रस को नहीं काउंट करते हैं। ठीक है, भरत मुनि शांत रस को नहीं काउंट करते हैं, लेकिन और जितने भी विद्वान हैं वह शांत रस को भी रस मानते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, टाइम कितना हुआ? टाइम ज़्यादा हो रहा है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? स का उच्चारण स्थान है। स का उच्चारण स्थान है, तो स का उच्चारण स्थान है तालु। क्या है? तालु। वैसे एक बार मैं उच्चारण स्थान चर्चा कर दे रहा हूँ। जैसे मैंने क ख ग घ ऐसे है। क हो गया, क ख ग घ, च छ ज झ। जैसे मैं मुंह से बोल दे रहा हूँ, लिखूंगा तो उतना समय नहीं है। जैसे क वर्ग के जो वर्ग होते हैं ना, वह कंठ से बोले जाते हैं। क वर्ग किससे बोले जाते हैं? कंठ से। च वर्ग तालु से। ट वर्ग मूर्धा से। और त से तबला होता है ना, त से तबला, तो त वर्ग दंत से। ठीक है, फिर उसके बाद से एक होता है दंत वाला, हो गया तो हाँ सही है, ट वर्ग हो गया दंत। प वर्ग जो होता है ना, वह किससे बोला जाता है? ओष्ठ से। और इसके अलावा जो होते हैं अंतस्थ व्यंजन, पंचवर्गीय व्यंजन के 5वें अक्षर जो होते हैं वह नासिक से बोले जाते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा जो होता है जैसे स हो गया, एक ये मूर्धनी स हो गया, छोटा स हो गया, ह हो गया, तो ये तालु से बोला जाता है, ये मूर्धा से, और ये दंत से, और ये ह जो है कंठ से। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ये तालु से, य तालु से, र मूर्धा से, ल दंत से, और वह जो है दंतोष्ठ से। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में कौन सी बोली पूर्वी ये है, क्या है? पूर्वी। निम्न में कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो
यह आप जवाब देंगे क्या? पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोली आती हैं, पहले तो ये जानिए। अवधी आती है, बघेली आती है, छत्तीसगढ़ी आती है। यानी अवधी आएगी, बघेली आएगी, छत्तीसगढ़ी आएगी, लेकिन कन्नौजी नहीं आएगी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। कन्नौजी बोली किसके अंतर्गत आती है? यह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। अब थोड़ा सा मैं चर्चा कर देता हूँ 17 एवं 18 बोलियों पर। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। ठीक है, कौन कौन सी आती है? कन्नौजी आती है, ब्रजभाषा आती है, खड़ी बोली आती है, खड़ी बोली को ही कौरवी बोली कहते हैं। ठीक है, फिर बुंदेली आ गई, फिर उसके बाद हरियाणवी, हरियाणवी को ही बांगरू बोली कहते हैं। ये 5 बोलियां हो गई किसके अंतर्गत? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, ये 5 बोलियां हो गई। फिर पूर्वी हिंदी के अंतर्गत मैं बता ही दिया हूँ, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। फिर उसके बाद बिहारी हिंदी के अंतर्गत कितने आएंगे? 3 आएंगे। कौन कौन? एक हो गया मगही हो गया, मैथिली हो गया, भोजपुरी हो गया। कौन कौन? मगही, मैथिली, भोजपुरी। फिर उसके बाद से राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां। कौन कौन सी? ध्यान रखिएगा, ऊपर जो होता है ये केंद्र मानिए, इसके ऊपर जो होता है यानी कि राजस्थान के केंद्र से ऊपर यानी कि राजस्थान के उत्तर साइड में कौन सी बोली बोली जाती है? मेवाती, मेवाती। नीचे यानी कि दक्षिण में कौन सी बोली बोली जाती है? दक्षिण में मालवी, और पूरब में जयपुरी या ढूढ़ाड़ी, जयपुरी या ढूढ़ाड़ी, और पश्चिम में मारवाड़ी, पश्चिम में मारवाड़ी। ठीक है, एक और बोली होती है उपभाषा होती है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कुमाऊनी और गढ़वाली। एक बात और ध्यान रखिएगा, बनारस का नाम जो पड़ा है काशी, वह कशिका बोली के हिसाब से पड़ा है। पहले बनारस में कशिका बोली बोली जाती थी। ठीक है, इसको जो है यह बिहारी हिंदी के अंतर्गत इसको काउंट किया जाता था। ठीक है, इसीलिए जो बोली हो जाती है वो 18 हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? मुंशी प्रेम निम्न में किसका जन्म इलाहाबाद में हुआ था? किसका जन्म इलाहाबाद में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या होगा? हरिवंश राय बच्चन का, हरिवंश राय बच्चन का। अच्छा, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद में। जयशंकर प्रसाद का वाराणसी में। मुंशी प्रेमचंद का भी वाराणसी में, जयशंकर प्रसाद का भी वाराणसी में, महादेवी वर्मा का फर्रुखाबाद, हरिवंश राय बच्चन का इलाहाबाद। ठीक है, अच्छा मैंने 2 कवि का नाम बताया था और दोनों की मैंने रचना बताया था, तो मैं थोड़ा सा चर्चा कर दे रहा हूँ, 1 मिनट लगेगा। ठीक है, जैसे मुंशी प्रेमचंद की पहले पुस्तक मैं बता रहा हूँ, गोदान हो गया, गबन हो गया, सेवा सदन हो गया, कर्मभूमि हो गया, रंगभूमि हो गया, निर्मला हो गया, कायाकल्प हो गया, मंगलसूत्र हो गया। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, मंगलसूत्र जो है मुंशी प्रेमचंद्र ने अधूरी लिखी थी, उसको पूरा किए थे उनके ही पुत्र अमृत राय ने 1948 में इसको पूरा किया गया था। ठीक है, इतनी इनकी पुस्तकें हो गई, और कुछ इनकी कहानियां हैं, जैसे कफन हो गया, नमक का दरोगा हो गया, पूस की रात हो गई, पंच परमेश्वर हो गया, शतरंज का खिलाड़ी हो गया, और प्रेम पचीसी भी है। ठीक है, ये इनकी जो है प्रमुख पुस्तकें हैं। हरिवंश राय बच्चन जी की प्रमुख पुस्तकें हम लोग देख लेते हैं, जैसे तेरा हार हो गया, मधुशाला हो गया, मधुबाला हो गया, मधु कलश हो गया, निशा निमंत्रण हो गया, 2 चट्टानें हो गया। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, 2 चट्टान के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। किसके लिए? 2 चट्टान के लिए 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इनकी कुछ आत्मकथा हैं, जैसे क्या बोलूं क्या याद करूं 1969 में लिखे थे, नीड़ का निर्माण फिर 70 में लिखे थे, 10 द्वार से सोपान तक 85 में यानी 1985 में। ठीक है, और 4 खेमे 64 खूटे
ठीक है। इनकी 4 जो है आत्मकथाएं, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण फिर, 10 द्वार से सोपान तक, 4 खेमे 64 खूंटे। चलिए दोस्तों, मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम करूंगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।